अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक तरीके से? जी मैम। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस मैम। अच्छा जी, सईदा मुबशरा हैं आप? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा आपकी क्लास में? 42। 42 हैं। ओके, अभी शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं था, 18 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी जरा। चले, आज हम फिर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेक्चर ले लेते हैं। कोर्स है आपका इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, कैम 5508 है, 431 है और स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स है। व्हाट यू नो अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी? आप में से किसी को पता हो कि क्या होती है? थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन तो लिया ही हुआ है ना पहले इसका, एफएससी में भी था इससे रेलिवेंट थोड़ा सा मटेरियल, और उसके बाद फिर ये फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा है आपने। कोई आप में से बताएगा क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, जिस मर्जी जुबान में। कोई नहीं बताएगा? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इंटरेक्शन। जी मैम। हाँ जी, बताइए। स्टडी ऑफ द मैटर। शहजाद बोल रहे हैं जी, शहजाद बोले। मैम ये मैटर इसका मैटर स्टडी करते हैं और उसकी स्पेक्ट्रम से स्टडी करते हैं, उसकी आप कहाँ पे क्लास ले रहे हो बैठकर? मुझे तो लगता है आप रोड पे बैठे हुए हो, पीछे से ऐसी आवाजें आ रही वो हैं। नीचे सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैं क्या है वो। अच्छा जी, चले एनीवे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आप में से ये थोड़ा सा इंटरेक्शन का वर्ड सुनाई दिया कि लाइट का इंटरेक्शन है विद द मैटर, तो उसके नतीजे में क्या होगा? हम दो चीजों को इंटरेक्ट करा के हम लेना क्या चाहते हैं? क्यों इंटरेक्ट कराना चाहते हैं? मैम अब्जॉर्प्शन एमिशन वगैरह को स्टडी करने के लिए। मिशन और एब्जॉर्प्शन को स्टडी करके क्या मिलेगा? मुनज़्ज़ा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अक्सा, कुरतुलैन, कासिम। मैम स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए। स्पेक्ट्रा को स्टडी करके क्या पता चलेगा? स्पेक्ट्रा किस लिए हम स्टडी करते हैं? हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए जिस भी हमारे पास जो भी सब्सटेंस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसका या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं या हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं। गॉट इट? तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते थे, लेकिन अब हम इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी एनालिसिस के लिए, किसी भी एनालिटिकल केमिस्ट को या किसी भी साइंटिस्ट को हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है? मैटर के साथ। मैटर का जो मैटर को हमने स्टडी करना है, मैटर की स्टडी के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम रोजमर्रा यूज करते रहते हैं। कोई टेक्निक्स आप मुझे नाम बताएं कि जो हम देखिए, किसी भी चीज को एनालिसिस करना होता है ना, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो प्योर होनी चाहिए। तो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक होगी, और जब वो सेपरेट हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, तो उसके लिए एनालिटिकल टेक्निक होगी कि हम आइदर उसको सिर्फ क्वालिटेटिवली एनालाइज करना चाहते हैं या क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना चाहते हैं। तो आप मुझे कुछ टेक्निक्स के नाम बताएंगे जो कि हम सेपरेशन टेक्निक के लिए यूज करते हैं।
सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी जी वगैरह। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। और देखिए सिंपल हम शुरू करते हैं इसको फिल्ट्रेशन से। सिंपलेस्ट टेक्निक फिल्ट्रेशन की टेक्निक है जो कि सेपरेशन के लिए यूज होती है। इसके अलावा और कौन सी टेक्निक यूज होती है? डिस्टिलेशन की टेक्निक को यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रिफिकेशन, ऑल दीज आर द सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है ना। जब सेपरेशन हो जाती है तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उसके एनालिसिस का। एनालिसिस दो तरह के होंगे, या तो क्वालिटेटिव होंगे या वो क्वांटिटेटिव होंगे। तो किसी भी, ये जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट, किसी भी केमिस्ट हो, बल्कि यहाँ पे साइंटिस्ट लिखना चाहिए, हैज ऑलवेज इनकाउंटर्ड टू मेजर प्रॉब्लम। कौन सी दो से प्रॉब्लम होती है कि प्योरीफाइड सब्सटेंस मिले और उसके बाद हमने उसको जो है एनालाइज करना है, तो आइदर उसको क्वालिटेटिवली एनालाइज करना है या क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना है। सेपरेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस आइदर फ्रॉम अ रिएक्शन मिक्सचर और फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। केमिकल एनालिसिस ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंस बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, दो तरह से हमने इसको एनालिसिस करना है। तो ये हमारे काम होते हैं, दो एनालिस्ट के दो बेसिक काम होते हैं। एक साइंटिस्ट के दो बेसिक काम क्या है कि उसे सेपरेशन भी, प्योरीफाइड भी सब्सटेंस चाहिए और उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है। अब सेपरेशन के लिए जो टेक्निक्स है हमारे पास, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है। इन सब में जो सभी सेपरेशन टेक्निक्स है, लेकिन इन सब का प्रिंसिपल कौन सा है वो डिफरेंट है, जो जिस पे वो काम करते हैं वो डिफरेंट है। अदर टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी हैं? क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रिफ्यूगेशन। अब सेंट्रिफ्यूगेशन में हम मास उसकी डेंसिटी की बेस पे उसको सेपरेट आउट करते हैं, और क्रोमेटोग्राफी में हम उसकी, हमारे पास वही नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, सेपरेशन होती है और उसकी बेस पे पार्टीशन या एब्जॉर्प्शन की बेस पर हम उसको सब्सटेंस को जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमने एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस के लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक्स कौन सी हैं? नाम बताएं किसी। मैं आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी कह सकती हूँ, या किसी जो अदर देन मॉडर्न, जो आपकी नॉर्मल लैब में हम यूज करते हैं, वो हम क्या, कौन सी टेक्निक्स है एनालिसिस के लिए? एक तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये मॉडर्न टेक्निक आ जाती है। तो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं? आपने, हम किसी भी सब्सटेंस को, जब आपने देखा है कि आप ऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे होते हो, इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे होते हो, जिसमें आपके पास स्कीम होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एनालिसिस में आप देखते हो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बाद आप देखते हो अच्छा इसका कलर क्या है, फिर आप देखते हो अच्छा ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा ये कौन सा इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, उसके बाद आप देखते हो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अगर ये न्यूट्रल आ रहा है और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये इधर एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक एनालिसिस। ये इसकी जो है ट्रेडिशनल टेक्निक है एनालिसिस। ठीक हो गया इसे। और फिर हम और क्या करते हैं, हम जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविटेशनल एनालिसिस होते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि हम टाइट्रेशन की बेस पर करते हैं। तो ये सारी क्या है, ये हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स है फॉर एनालिसिस। हम अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, हम इन टेक्निक्स, हमें बेसिक केमिस्ट्री आती होगी तो हम, और जब तक ये बेसिक केमिस्ट्री नहीं आएगी हम मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ नहीं जा सकेंगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने एनालिसिस के लिए सेपरेशन कैसे करनी है, सेपरेशन की कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी हैं और ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं, और उसके बाद एनालिसिस के लिए हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं और एडवांस टेक्निक्स कौन सी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नईम, उसामा, सोबिया, आई नीड योर रिस्पॉन्स प्लीज। यस मैम। नईमुल्ला, आप मुझे बताइएगा। उसामा, मौजूद आप लोग हैं या फिर आप ऑन करके चले गए हो और या बोलना नहीं पसंद कर रहे हो? तो क्लास का मजा तब आता है जब आपकी तरफ से भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है जी। जी, क्रोमेटोग्राफी के बाद हमारे पास जो हमने देखा कि सेपरेशन की टेक्निक्स आ गई। तो सेपरेशन की टेक्निक्स के बाद हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, एनालिटिकल टेक्निक्स है, एनालिसिस की टेक्निक्स है जो कि ट्रेडिशनल है, और इसकी मॉडर्न फॉर्म हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है, इसकी कब इन्वेंशन हुई, कब ये इंट्रोड्यूस हुई? तो लेट 19th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था एनालिटिकल अप्रोच के तौर पे। और in the beginning it was only considered as the quantitative
एनालिसिस, बट लेटर ऑन हमने, बल्कि इसको यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, बट लेटर 20th सेंचुरी में द रैपिड डेवलपमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स, हम वी आर गेट एबल टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम इसके दोनों ही एनालिसिस करने के जो है वो कर सकते थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद मैटर। ठीक हो गया। मैटर क्या, किसी भी मैटर का, वो मैटर कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, तीनों फॉर्म्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है जी। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं विद द लाइट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये कंप्लीट एक स्पेक्ट्रम बनाता है जिसमें डिफरेंट एनर्जी की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इट वाज इन्वेंटेड इन 20th सेंचुरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज recognized as the the electromagnetic radiation is recognized as the transmission of energy, commonly known as radiant energy. Ordinary light is the more observable form of radiant energy. Quantum mechanics suggests that electromagnetic radiation has a dual nature. It possesses both wave-like properties as well as characteristics of particle-like discrete packets of energy called photon. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को जो हमारे पास है वो हम मैटर में चेंज कर सकते हैं, लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी है उसको मैटर में, और मैटर को हम जो है वो लाइट की फॉर्म, दोनों में इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। तो बेसिकली वो कहता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। देखिए ना, आप में से कोई बताएगा कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइट के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपके पास रेडिएशन आती है कि कोई एनर्जी है जिससे हम लाइट जो कि हमें चीजें हमें विजिबल नजर आती है ना, चीजों को हम पहचान सकते हैं, जो कि हमारी रेंज है, विजिबल लाइट है। और क्या हम कहते हैं, सन ब्लॉक यूज करें ताकि आपको यूवी रेज जो है आपके स्किन को डैमेज ना करें। तो अब वो जो रेज है, एनर्जी है, वो डिफरेंट एनर्जी की लाइट है। इसके अलावा हम यूज करते हैं, जब आप में से या हम में से कोई बीमार हो जाता है तो हमें डॉक्टर डायग्नोज के लिए कहते हैं एक्सरे करा के लाएं। तो हम एक्स रेज को यूज करते हैं जिससे कि हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स की भी, उनकी भी जो है उनके प्रिंट्स भी देख सकते हैं, उनके अक्स भी हमें नजर आते हैं। इसी तरह से एक्सरेज के अलावा हमने जब आजकल माइक्रोवेव्स जो है वो हम कहते हैं कि सॉल्वेंट फ्री जो है बहुत सारे प्रोसेसेस हम करना चाहते हैं ताकि हम जो है वो मिनिमम यूज करें केमिकल्स का। तो अब सॉल्वेंट फ्री प्रोसेस जो होते हैं उसमें हम जो है वो साउंड वेव्स को यूज करते हैं, उसके साथ साथ लाइट की फॉर्म में हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। और रेडियो वेव्स भी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम रेडियो वेव्स जो कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है उसको यूज करते हैं। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसकी सबकी जो है करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंटली परफॉर्म बिहेव करती हैं, डिफरेंटली बिहेव करेंगी, तो उससे हमारे पास रिजल्ट्स भी उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स किसी भी मैटर की हम स्टडी कर सकते हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। मैम काइंडली स्टूडेंट्स को एडमिट कर दें। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अब डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसमें वो कहता है कि इसकी ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर कौन सी है? वो ड्यूअल नेचर की बेस पर उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं वो वेरी करेंगी। उसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर कौन सी है। जो ये स्पेक्ट्रम है, रेडिएशंस हैं, ये पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती हैं, और एज अ एनर्जी जो पार्टिकल लाइक बिहेव करती हैं, तो वो कहता है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और उसको हम फोटोन कहते हैं, और वेव की फॉर्म में ये परफॉर्म करती हैं। और ये वेव्स कौन सी हैं? वो
आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो वेव है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको हम किस किस तरह से, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी? या तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेव नंबर क्या है, दीज आर, उसकी एनर्जी क्या है। ये 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं। रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है कि अगर आप हमने किसी ह्यूमन बीइंग को कैरेक्टराइज करना है तो हम कहते हैं कि हाँ जी, उसकी एक हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो इतना लंबा है, इतना मोटा है, उसका कलर डार्क है या फेयर है। और एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि अगर हमने उसकी काबिलियत को देखना है तो हम वो ए ग्रेड स्टूडेंट है, बी ग्रेड स्टूडेंट है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से जो वेव है जिसके साथ हमने मैटर को इंटरेक्शन कराना है, उसकी भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैंने कौन सी बताई हैं? वो वेवलेंथ हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वेव नंबर हो सकती है, और उसकी एनर्जी है। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? मैटर के साथ। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से सेम मैटर के साथ वो जब कैरेक्टराइज इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। और ऑन डिफरेंट रिजल्ट्स को जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसके एबल होंगे कि हम उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली उसको इंटरप्रेट कर सकें कि सब्सटेंस क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, और वो कितनी मिकदार में मौजूद है। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? बेसिकली दो, जब वेव है ना, वेव की एक ट्रफ होता है, एक क्रस्ट होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ द इन बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाती है और उसके जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। commonly used unit for wavelength is angstrom या नैनोमीटर या माइक्रोमीटर एंड मीटर। लैम्डा से इसको शो करते हैं, यहाँ पे शो लिखा नहीं हुआ, लैम्डा से इसको शो करते हैं वेवलेंथ को। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing a fixed point on the path of the beam of radiation per unit time। एक फिक्स पॉइंट से, सपोज दिस अ फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से किस वेवलेंथ, जब डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो डिफरेंट एक पॉइंट से एक सेकेंड में यूनिट पर यूनिट टाइम में उसकी डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स पास ऑन होंगी। और जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास ऑन होंगी उसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। इट इज कॉमनली यूनिट जो है वो इसको हम हर्ट्ज में, साइकिल्स पर सेकेंड में इसको शो करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। इसको हम बहुत सारी बुक्स में ये स्मॉल एफ से शो होता है और किसी में ये इसको हम म्यू से भी शो करते हैं। बी की एक जो है वो वन जो है हैंड वो लंबा होगा और एक जो है वो छोटा होगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी के अलावा था वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। एक पर यूनिट डिस्टेंस में जितने नंबर ऑफ वेव्स किसी वेव के आते हैं, किसी रेडिएशन के कितने नंबर ऑफ वेव्स कौन से हैं पर यूनिट डिस्टेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम उसका वेव नंबर कहते हैं। और इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके पास वेव नंबर के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द एनर्जी। ई इज इक्वल एच म्यू। म्यू इज इक्वल, हमने देखा 1/, लैम्डा। तो ई इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा। ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है। एनर्जी क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच फोटोन ऑफ रेडिएशन। हर फोटोन की जो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और वो उससे वेरी नहीं करती। एवरी फोटोन, या तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं या वो अमिट होते हैं। every photon, if a specific radiation possessed a specific amount of energy that is different from the energy possessed by another radiation, the unit of the energy commonly used joule हम इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। तो जाउल में भी शो करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.602 टू 10⁻⁻⁻⁻, यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। It is sometimes convenient to express the energy in of photon in electron volt rather than the joule।
तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये आपके पास डेरिवेशन आ गई कि E इज इक्वल एच म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस म्यू इज इक्वल सी ओवर लैम्डा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एच सी ओवर लैम्डा वेव लेंथ। तो ये जो सी ओवर लैम्डा है, 1 ओवर लैम्डा जो होता है, 1 ओवर लैम्डा होता है वो होता है आपके पास वेव नंबर। तो इसके पास ये आपके पास आ जाएगा एच सी, और ये इसको वेव नंबर का, वेयर एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.625 10⁻⁻34 जूल पर जूल सेकेंड। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, ये 3 × 10⁻, यहाँ पे भी इंटू आएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है जी, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडिएशन, जिसकी बेस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये किस तरह का मैटर के साथ इंटरेक्ट, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो डेफिनेटली उसकी जो जब वो किसी मैटर में एब्जॉर्ब होगा तो उसकी बेस पर इलेक्ट्रॉन जौन सा है वो एक्साइट होगा। अगर किसी की एनर्जी कम है तो उसकी बेस पर वो जस्ट वाइब्रेट होगा, और किसी की अगर एनर्जी उससे भी कम है तो वो जस्ट रोटेट होगा, रोटेशनल एनर्जी के लिए वो पॉसिबल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेव नंबर, हम डिफरेंट तरह का जो है वो मैटर बिहेव करेगा विद द रेडिएशन। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब क्या होगा कि जब वो उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब वो इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास एक स्पेक्ट्रम आएगा। जिस तरह क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम आता था ना, जब हम किसी चीज पे उसको एक स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज देते थे और हम टाइम के साथ देखते थे पर यूनिट टाइम जो है वो कौन से ल्यूट आउट हो रहे हैं, तो इस तरह से जब हम उसको लाइट देंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि लाइट का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसकी एनर्जी किस तरह कम होती है या ज्यादा हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। The electromagnetic spectrum covers a very wide range of wavelength, and the radiation of the different wavelength have different characteristics. The whole spectrum can be conveniently divided into several regions. तो electromagnetic spectrum को हम different regions में भी divide कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसके डिफरेंट जोन्स बताए गए हैं कि आपके पास उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, एनर्जी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये नजर नहीं सही आ रहा, ब्लर आई है, सही है, चलिए। अच्छा, अब क्या है कि एक्स रेज, ये सारी क्या है आपके पास जो आपकी सनलाइट है वो कंसिस्ट करती है, उसमें एक्स रेज भी हो सकती हैं और उसमें अल्ट्रावायलेट रेज, जिसमें यहाँ पे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट या नियर अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन, फिर विजिबल रीजन के बाद यहाँ पे आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं। ये अब नियर आईआर, फंडामेंटल आईआर, फार आईआर की बजाय आप इसको जस्ट इंफ्रारेड रेडिएशन कह देंगे। फिर माइक्रोवेव रेडिएशन और रेडियो वेव्स रेडिएशन आती हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो है एनर्जी वो किसकी है, वो ये 2 × 10⁻⁻⁻⁻ आई थिंक 18 है, 31 आई थिंक। चलें बारा इसको कंफर्म कर लीजिएगा बुक से। तो ये एनर्जी है, इसकी सबसे एनर्जी का ग्राफ कैसे जाता है, ये फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप हाई होती है। एनर्जी सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव की। और एनर्जी का और वेवलेंथ का आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो वेवलेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो जो आप रेडियो वेव्स हैं आपने इसकी वेवलेंथ ज्यादा है जबकि इसकी एनर्जी कौन सी है वो कम है। माइक्रोवेव उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास जो उसकी वेवलेंथ है वो आपके पास 0.3 मिलीमीटर से 0.5, और यहाँ पर उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। तो एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसकी है, एक्स रेज की है, फिर यूवी की उससे कम है, विजिबल की उससे कम है, फिर आईआर की, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो आपके पास जो विजिबल रीजन तक आपके पास एनर्जी है ये इतनी एनफ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, लोअर ट्रांजिशन स्टेट से वो हायर ट्रांजिशन स्टेट पे मूव
कर जाते हैं, और अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसको एक्साइट करेगा, और अगर वो अमिट करेगा इस एनर्जी की लाइट को तो वो क्या करेगा, डी एक्साइटेशन होगी, उसको ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा विद द लॉस ऑफ एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक्सरेज मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हाईएस्ट जाता है हाई एनर्जी की, हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। यूवी की है कि ये आपकी जो रेडिकल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसके नतीजे में ऑक्सीडेशन होती है, और आपकी जो स्किन है वो जो है वो डिस्टर्ब होती है। मैटर के केस में क्या होगा, उसकी उसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्रिएट कर देगा। विजिबल के केस में क्या होता है कि विजिबल की जो रेंज है, अच्छा ये वेवलेंथ इसकी इंपॉर्टेंट है कि विजिबल की वेवलेंथ रेंज क्या है, 400 से 800 नैनोमीटर। तो जो सारे हमारे पास कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो हमारे पास इस रेंज की वजह से आते हैं। ये जो दुनिया हमें रंगीन नजर आती है ना, वो किस वजह से है, वो 400 से 800 नैनोमीटर हमारी आईज जो है वो सेंसिटिव है फॉर दिस वेवलेंथ ओनली, और बाकी जो सारी वेवलेंथ है इसके अप एंड डाउन है उसके लिए हमारी आईज सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास यूवी रीजन है, एक्स रेज रीजन है, इसको भी हम यूज करते हैं, और नीचे जो आईआर है, आईआर फिर अब लोअर एनर्जी की होती है। आईआर रेडिएशन के नतीजे में मैटर में वाइब्रेशनल एनर्जी टेक प्लेस होती है, और जब हम उससे नीचे माइक्रोवेव में जाते हैं तो उसके एज अ रिजल्ट ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, जस्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे जो मालिक्यूल्स एटम्स हैं वहाँ पे सिर्फ उनकी रोटेशनल एनर्जी टेक प्लेस हो सकती है, रोटेशंस टेक प्लेस होती है, और उसकी बेस पर हम उसको एनालाइज करते हैं। जबकि रेडियो वेव्स जो है वो हम इसको यूज करते हैं कहाँ पर, हमारी जो ट्रांसमिशन होती हैं सारी, जो हमारा रेडियो टेलीविजन है वो सब जो आपके ये सिग्नल्स हैं ये सब रेडियो वेव्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उनसे डिफरेंट जो है उनके फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम उससे डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। और हमने हमारा जो अब कंसर्न है फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर दिस कोर्स, तो हमने ये देखना है कि ये जो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किस तरह से वर्कआउट करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम उस मैटर को कितनी तरह से और कैसे कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, गॉट इट। जी मैम। इसके लिए आपके पास अगर हकनवाज भट्टी की बुक है तो उसमें भी ये चैप्टर लिखा हुआ है पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो भी वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय यूनस, मोहम्मद यूनस की बुक है, वो आप उधर से भी आप उसके कंटेंट्स आपको सब मिल जाएंगे। और अगर इंग्लिश राइटर को पढ़ना है तो सिल्वरस्टीन की बुक आपके पास सॉफ्ट में आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, सिल्वरस्टीन की बुक से भी ये मिल जाएगा। और अगर आपने किसी इंडियन ऑथर को पढ़ना है तो इंडियन ऑथर में स्पेक्ट्रोस्कोपी जौन सी है वो आपको, मेरा ख्याल है कि भल की बुक है उसमें शायद मौजूद हो। एनीवे आप बार ज्यादा ये है कि आप उसमें स्कूट की बुक में भी है ये वाले चैप्टर्स डिटेल के साथ, और जीडी क्रिश्चियन में भी मौजूद है, तो आप कोई सी भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान किताब अगर आपने पढ़नी है तो वो यही आपके पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी है बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उससे आप ले लो। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। मैम ये एल पाविया की बुक भी यूज कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जी के जी लिए? जी 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 बिल्कुल, काफी की बुक भी यूज कर सकते हो आप। आपके पास अगर सॉफ्ट में है तो आप ग्रुप में शेयर कर दो। मैम हार्ड कॉपी है उसकी। हार्ड है, अच्छा चले ठीक है। जी सॉफ्ट में मौजूद है मैम, मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि फिर सब उससे ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ और पूछना जी है मैम तो शुक्रिया। नहीं पूछना। चले ठीक है, आपने यहाँ तक कल पढ़ लीजिएगा ये ना, इसको अगर आप बेहतर होगा कि ये इसके जो है ना साथ साथ आप इसको पढ़ते रहिएगा, रोज का रोज पढ़ेंगे तो जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। मैम इसका पीडीएफ शेयर करेंगी आप? इसकी पीडीएफ मुश्किल हो जाएगी इसके में। आपको मैंने कहा बुक आप ले लीजिएगा या किसी के पास ऑफ में है वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर होगी तो मैं शेयर भी कर देती हूँ, देखती हूँ, मेरे से कंफर्म नहीं है कि है या नहीं मेरे पास। जी ठीक है मैम।